हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। आज हम लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं इस यूनिट का, और वो लास्ट टॉपिक है एब नॉर्मल मोलर मास एंड वेंट अप वेक्टर। क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने पिछले लास्ट 3-4 लेक्चर से डिस्कशन कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। Colligative properties are those properties which is only and only dependent on the number of particles या number of solute present in the solution। इस colligative property को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे solute का नेचर क्या है, solute किस नेचर को बिलोंग करता है, solute किस तरह का है। केवल और केवल colligative properties जो वैल्यू देती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ही देती है। हमने इन 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है XB के इक्वल, मतलब अगर हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लिखें तो क्या होगा, P माइनस P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, कम होंगे तो कम होगा। दूसरे हमने देखे थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में जो वैल्यू थी वो थी Kf इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी को अगर मैं और डिफाइन करूं तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन WA। ये है ग्राम में, ये ध्यान रखना है क्योंकि मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसी तरह से डेल्टा टीबी भी हमने कैलकुलेट किया था, वो भी यहाँ पे केबी इंटू एम के बराबर था। और लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो था CRT विल बी इक्वल टू WB अपॉन MB RT अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके लिए एक खास बात और समझना है कि ये नंबर ऑफ मोल्स पर तो डिपेंड कर ही रही है, लेकिन यदि हम इनके सॉल्यूट के मोलर मास से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन देखें तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मोलर मास अगर ज्यादा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी। अगर यहाँ पे भी देखो मोलर मास ज्यादा होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा, मोलर मास ज्यादा होगा तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है अगर हम एबनॉर्मल मोलर मास की बात करें। अब हमने डिफरेंट सॉल्यूट लिए और उसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। तो मैंने लिया 1 मोल ग्लूकोज, तो उसके लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आई है, लेट्स सपोज मैं एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को उठा लेती हूँ, उसके लिए डेल्टा TF की वैल्यू आ गई x कुछ भी है, वैल्यू है x, ये क्या है, x केल्विन आ गई। 1 मोल सुक्रोज के लिए भी ये वैल्यू कितनी थी, x केल्विन ही थी। 1 मोल NaCl के लिए जब हमने वैल्यू को फाइंड किया तो क्या हुआ, हमको जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मिली वो जस्ट इसके डबल थी, मतलब जस्ट मैं कुछ बोल दूं n टाइम्स थी, n टाइम्स x मिली। अब ये n क्या है ये भी हम समझेंगे। फिर से मैंने निकाली Na2SO4 के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी कुछ N1 टाइम्स निकली। ये दोनों सेम नहीं है इसलिए मैंने N और N1 लिख दिया है। इसके लिए निकाली तो मुझे भी यहाँ पे कुछ N2 टाइम्स ऑफ X मिली। इसके लिए निकाली तो इसके लिए भी N3 टाइम्स X मिली। हाउएवर सबका सॉल्यूशन में हमने 1 मोल सॉल्यूट ही मिक्स किया था, फिर भी हमें वैल्यूज डिफरेंट मिली। तो अब हमारी ये बात तो गलत हो गई कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये तो नंबर ऑफ मोल्स सबके सेम है तो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी।
फिर देखा गया कि ये जो कंपाउंड थे ग्लूकोज सुक्रोज, ये ऐसे कंपाउंड है जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसोसिएट नहीं होते, तो ये क्या है, नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट भी नहीं होते, डिसोसिएट भी नहीं होते हैं। इसको देखा तो NaCl और ये जो सारे कंपाउंड है ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है और वाटर में जब डिसॉल्व होते हैं तो अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं। अब अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं तो व्हाट वुड हैपन, NaCl को जब हमने डिसॉल्व किया वाटर में, प्लस वाटर लिख रही हूँ, वैसे इसको मैं ऐसे लिख दूं एक्वस सॉल्यूशन तो भी चलेगा, तो ये क्या देता है Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन, इसका मैंने डाला था 1 मोल, लेकिन वाटर में जाकर के हमको क्या मिला, इनिशियली तो ये 0 मोल थे भाई, शुरुआत में जब ये डिसोसिएट नहीं है तो हम यही मान के चलेंगे कि वाटर में इसका 0 मोल है, लेकिन कुछ समय बाद में ये डिसोसिएट हो गए और ये क्या मिला 1 मोल Na प्लस आयन मिला और 1 मोल Cl माइनस आयन मिला। अब डाला तो मैंने 1 मोल NaCl था, लेकिन जब ये वाटर में सॉल्यूशन बना लिया तो हमको क्या मिले 2 मोल्स आयंस मिले। अब क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलूंगी क्योंकि यहाँ आयंस है, इंक्रीज हो गए हैं। अब ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक कुछ छोटे बच्चे के समान है, जिसको हम बहुत सारे सिक्के दे दें तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, या 10 रुपए का है, या 20 रुपए का है। वो तो केवल और केवल ये काउंट करता है कि मेरे पास कितने सिक्के हैं, क्योंकि वो वैल्यू ही नहीं जानता, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी की वैल्यू ही नहीं जानता। तो वो क्या करता है, केवल और केवल सिक्कों को काउंट करता है, उसके गुल्लक में जो सिक्के रहते हैं सिर्फ उसी को काउंट करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ये नहीं जानती कि पार्टिकल छोटा है बड़ा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, काउंट करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो जब हमने इसकी वैल्यू निकाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो हमको जस्ट डबल मिली। जैसे कि मैंने मान लू डेल्टा TF निकाला तो मुझे क्या मिला, जस्ट डबल टाइम्स KF इंटू मोलालिटी फॉर NaCl। इसी तरह से हम Na2SO4 का सॉल्यूशन बनाया, तो Na2SO4 के सॉल्यूशन में हमको क्या मिला, Na2SO4 के सॉल्यूशन में हमको मिला 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस आयन प्लस SO4 माइनस माइनस आयन। ये इसका मैंने डाला था 1 मोल, इसका मिला 2 मोल और इसका मिला 1 मोल। अब हमने इसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली तो वो हमको कितनी मिली, डेल्टा TF मिला 3 टाइम्स ऑफ KF इंटू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसी तरह से हमने बाकी इन कंपाउंड्स के भी निकाले। इन सब केस में डिसोसिएशन हो रहा है और डिसोसिएशन कैसा हो रहा है, 100% हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रोलाइट जिनके डिसोसिएशन होगा उनके लिए कुछ टाइम्स हो जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पर कुछ टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या चेंज हो जाएगा वही समझना है। तो वही से बॉन्ड ऑफ फैक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है। अब एबनॉर्मल मोलर मास की बात भी समझाती हूँ। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन पार्ट देखा था, जिसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज किया था टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड या मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब यदि मैंने इस ग्लूकोज का मोलर मास निकाला तो जो इसका एक्चुअल मास था उसी के बराबर इसका मोलर मास आया। सुक्रोज का जो मोलर मास था वो जितना सुक्रोज का मोलर मास था उतना ही आया।
लेकिन जब NaCl का हम मोलर मास निकालने गए तो इसका मोलर मास जस्ट हाफ मिला। अब हाफ क्यों मिला? मिलना तो चाहिए था कितना, 23 प्लस 35.5, दिस विल बी इक्वल्स टू 58.5 ग्राम पर मोल मिलना चाहिए था, ग्राम पर मोल मिलना चाहिए था, लेकिन ये मिला जस्ट आधा। तो क्या हुआ, जो मोलर मास एक्चुअल था वो मिला नहीं। हमने फाइंड किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, तो हमको क्या मिला, आधा मिला, मतलब एबनॉर्मल मोलर मास मिला। इसी तरह से Na2SO4 का भी हमने मोलर मास निकाला, तो हमको क्या मिला, इसका 1/3 मिला। 1/3 क्यों मिला, 1/2 क्यों मिला, ये बात समझने की है। तो अभी मैंने लिखी थी मोलर मास और डेल्टा टीएफ में क्या रिलेशन था, विच इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए तो क्या हुआ, मोलर मास जस्ट हाफ आया, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है विच इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, ये डबल हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये डबल हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मोलर मास हम फाइंड कर रहे हैं, जो इसकी मोलर मास की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से डिफर कर रही है। ये मैंने खाली डिसोसिएशन के केस लिए, एसोसिएशन के केस लूंगी तो कुछ अलग होगा। एक आध एसोसिएशन का केस भी ले लेते हैं, पहले ये बात पूरी समझ लें। तो डिसोसिएशन के केस में क्या मिला, हमको मोलर मास जस्ट हाफ मिला, मिलना चाहिए था उससे आधा मिला इन केस ऑफ NaCl, 1/3 मिला इन केस ऑफ Na2SO4। बात समझ में आ गई। इस NaCl के केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जस्ट डबल हुई, तो मोलर मास कितना मिला, मिला। यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1/3 3 टाइम्स हुई, तो यहाँ पे मोलर मास कितना मिला हमको, 1/3 मिला। मतलब जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलकर मोलर मास की वैल्यू में डिफरेंस आ गया। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है मोलर मास की वो डिफर कर रही है कहां से, एक्चुअल वैल्यू से। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को नाम दिया है एबनॉर्मल मोलर मास। अब एक एसोसिएशन का केस भी ले लेती हूँ। जो एसिटिक एसिड होता है अगर उसका बेंजीन में सॉल्यूशन बनाए तो वो डाइमराइज हो जाता है। हाउ, एक्सप्लेन करती हूँ। CH3COOH इन बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये डाइमराइज हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, किसमें, इन बेंजीन, इन बेंजीन। तो जब हमने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया, CH3COOH को डिसॉल्व किया इन बेंजीन, ये यहाँ पे सॉल्वेंट को शो कर रहा है। तो क्या हुआ, इसका इसके 2 मोल्स मिल करके क्या बना लिए, CH3COOH होल ट्वाइस 1 मोल बन गया। डाला तो मैंने क्या था, 2 मोल, और मिला कितना, हाफ। या मैं इसका 1 मोलर सॉल्यूशन बना लूं, 1 मोलर सॉल्यूशन बना लूं, या जो भी हम प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर कर रहे हैं तो 1 मोलर सॉल्यूशन बना लिया, जैसे डेल्टा TF या डेल्टा TB निकाल रहे हैं तो 1 मोलर सॉल्यूशन बना लेंगे। तो हमने क्या किया, इसका 1 मोल लिया, मैं 1 मोल ही लिखती हूँ।
सॉल्यूट का 1 मोल लिया और सॉल्यूशन में डाइमर होकर के हाफ मोल में चेंज हो गया। अब इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी वो तो आएगी जस्ट हाफ। पहले केस में आई डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ। अगर ये डाइमराइज नहीं होता तो कितनी होती वैल्यू, के एफ इंटू मोलालिटी। लेकिन ये डाइमराइज हो गया, तो अब क्या हुआ, मोलालिटी को मैं और स्पेसिफिक करके लिखती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो जब मैंने इसको बेंजीन में मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद में डाइमराइज हो गया, तो क्या मिला हमको, KF। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने, पहले नंबर ऑफ मोल्स थे 1 मोल, बाद में कितने हो गए, हाफ मोल। तो अब जो मोलालिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैं इसको n मोल ले लेती हूँ, तो ये क्या मिलेंगे, n/2 मोल्स। तो यहाँ पे मिलेंगे n/2 मोल्स ऑफ CH3COOH मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब जो हमको मिली है डेल्टा टीएफ की वैल्यू, वो जस्ट मिली है आधी। अब अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं, हमको ऐसे तो पता है कि एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल, पर जब हम कैलकुलेट करने गए तो इसका जो मोलर मास मिला वो हमको मिला 120 ग्राम पर मोल। क्यों मिला 128 ग्राम पर मोल, क्योंकि मैंने 1 मोल डाला था सॉल्यूट में, 1 मोल सॉल्यूट डाला था सॉल्यूशन में, और ये डाइमराइज हो गया, हाफ मोल ही बचा। हाफ मोल ही बचा, तो जब मैं मोलर मास कैलकुलेट करूंगी तो जस्ट डबल आएगा। क्यों डबल आएगा, क्योंकि मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एबनॉर्मल मोलर मास को फिर हमको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। What is the meaning of abnormal molar mass here? How can we define the abnormal molar mass? When molecular mass of a substance is determined by any of the colligative property experimentally अगर हम किसी colligative property के थ्रू अगर किसी substance का molar mass निकालें and which is come out to be different than their actual value of molar mass is said to be abnormal molar mass। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर बेस्ड है। एक्सपेरिमेंटल, देखो पूरी केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर ही बेस्ड है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर बेस्ड है। अब वाइनथेफ सर जो उस समय पर आए थे, उन्होंने बोला कि हम एक नया फैक्टर क्या कर दे, इंट्रोड्यूस कर दे। वो फैक्टर क्या हो कि हमें ये पता पड़ जाए कि जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो एसोसिएशन किस तरह का हुआ या डिसोसिएशन कैसा हुआ। तो उन्होंने एक फैक्टर बनाया जिसको डिनोट किया आई से, और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट था, ये ध्यान रखने की बात है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि experimental value of colligative property upon theoretical value of colligative property। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है कि मैंने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया 1 मोल ग्लूकोज का, और इसके लिए क्या किया, इसके लिए मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली, कैसे, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा,
जैसे कि मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना चाहती हूँ तो क्या करूंगी, इसका सॉल्यूशन बनाऊंगी 1 मोल का और यहाँ से मैनोमीटर से अटैच कर दूंगी। मैनोमीटर से जो अटैच करूंगी तो क्या होगा, इसके वेपर प्रेशर में कुछ डिफरेंस आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जो भी होगा वॉट एवर इट बी। तो जहां पे ये क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा तो क्या होगा, हमको एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर थ्योरेटिकली वैल्यू का क्या मतलब, अब मैंने तो डाला था 1 मोल, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ P माइनस P नॉट अपॉन P। देखो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है, उसका प्योर सॉल्वेंट का हमको क्या पता है, हमको पता है वेपर प्रेशर, है ना, क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेबल से ले सकते हैं। पी नॉट की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, पी नॉट की वैल्यू को हमने इसमें से माइनस किया और इसका रेशियो निकाल लिया, तो ये वैल्यू जो आ गई वो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब कैलकुलेटेड वैल्यू का क्या मतलब है, कैलकुलेटेड वैल्यू हम निकालेंगे किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये किसके बराबर था, ये बराबर था P माइनस P नॉट अपॉन P विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, या मैं इसको ऐसे लिख दूं WB अपॉन MA इंटू WA अपॉन इंटू MA। सॉल्यूट भी मैंने लिया है, सॉल्वेंट भी मैंने लिया है, मुझे सॉल्यूट का भी मास पता है और सॉल्वेंट का भी मास पता है, दोनों का मास पता है, मुझे सॉल्यूट का भी मोलर मास पता है और सॉल्वेंट का भी मोलर मास पता है, तो मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। इस फॉर्मूले में अगर मैंने यहाँ वैल्यू रखी, जो मैंने सॉल्यूट लिया है, मैंने 1 मोल सॉल्यूट लिया है तो मैं वहां से 1 मोल लिख सकती हूँ यहाँ का, और सॉल्वेंट जितना भी मोल लिया है मैं वहां पे सॉल्वेंट का मोल भी लिख सकती हूँ और यहाँ पता लगा सकती हूँ कि अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आती है। जब थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू को थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। सबसे बड़ी बात तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि कैलकुलेटेड वैल्यू का क्या मतलब, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि सारी चीजें मैंने ली हैं, सॉल्यूट भी मैंने लिया है, सॉल्वेंट भी मैंने लिया है, तो मुझे उनका मास पता है और मोलर मास पता है, क्योंकि सॉल्यूट मेरे लिए नोन है। अब ये वाली जो वैल्यू थी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, और ये कैसी है, ये कैसी है, ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसका और इसका हमने क्या किया, रेशो लिया, तो इसका जो रेशो आया उसी को हमने क्या बोला, वन टफ फैक्टर, उसी को हमने क्या बोला, वन टफ फैक्टर। तो वन टफ फैक्टर क्या है, वन टफ फैक्टर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म है, ये हवा में नहीं दी हुई है, ये सोच के नहीं दी हुई है, या ये कोई लॉ नहीं है जिसको हमने देख करके दे दिया है, ये क्या है, एक फैक्टर है जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, और एक्सपेरिमेंटली हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए वैल्यू को फाइंड आउट किया। अगर कैलकुलेट हमने किया, ग्लूकोज के लिए कैलकुलेट किया तो आई की वैल्यू कितनी आई, आई की वैल्यू आई 1, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज डिसोसिएट ही नहीं हो रहा था और ना ही एसोसिएट हो रहा था, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम डिसोसिएशन के केस से समझ लेते कि आई की वैल्यू किस तरह आएगी। मान लिया मैंने लिया KCl, KCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाया और इसके लिए क्या किया, K प्लस प्लस Cl माइनस, ये भी सारा एक्वस सॉल्यूशन है। अब इसका मैंने डाला 1 मोल और ये हो गया, ये शुरुआत में था 0 मोल, 0 मोल, डिसोसिएशन के बाद में ये 0 मोल बचा और ये हो गया 1 मोल और ये हो गया 1 मोल, तो हमको क्या मिले, 2 मोल्स ऑफ आयंस मिले। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कितनी मिली, जस्ट डबल मिली। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी मिली, जस्ट डबल मिली। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रखेंगे जो कि आई हमारी डबल, और हम यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू रखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उनका रेशियो हमको मिल गया 2।
तो यहाँ पे आई क्या हुआ, आई विल बी इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट डबल। अब जो भी है, मैंने मान लिया डेल्टा टी एफ निकाला है, तो यहाँ पे डबल आया एक्सपेरिमेंटली, और जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया टी एफ। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये केस था केसीएल का। इसका मतलब अब आई की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि हमारा जो कंपाउंड है किस तरह से डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। एसोसिएशन, एसोसिएशन का केस कौन सा था, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। क्या किया मैंने, बेंजीन में एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया। तो मैंने क्या देखा, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया बेंजीन में CH3COOH। ये क्या है, ये एसोसिएट हो रहा है। ये क्या दे रहा है, CH3COOH वोल्ट वाइज दे रहा है। मैंने इसके 2 मोल लिए और इसके मुझे हाफ मोल दिए। ये तो स्टोइकियोमेट्री है इसकी। अभी हमने मोल कितने लिए ये हम डिसाइड करेंगे। अब मैंने क्या किया, इसका 1 मोल दिया। इनिशियली तो ये 0 था, जब ये पूरा का पूरा एसोसिएट हो गया तो मुझे क्या मिला, ये हाफ मोल मिला। ये हो गया 0। मैं ये मान के चल रही हूँ कि कंप्लीटली एसोसिएट होने वाला केस है, कंप्लीटली एसोसिएट होने वाला। अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो ये क्या है, कंप्लीटली एसोसिएट हो गया। कंप्लीटली एसोसिएट हो गया तो मुझे हाफ मोल मिला। हाफ मोल मिला तो इसके लिए जब मैंने डेल्टा टी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट किया, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। इसके लिए डेल्टा टी एफ की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो कितनी आएगी, हाफ आएगी। क्यों हाफ आएगी, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेल्टा टी एफ क्या है, के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट WA इन kg। अब ये क्योंकि हाफ हो गए, ये क्या हो गए, हाफ हो गए, तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है के एफ इंटू NB अपॉन 2, एक्चुअल वैल्यू थी NB और हो गए NB अपॉन 2। तो क्या हुआ, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी WA इन kg। तो ये हमको क्या मिली, हाफ मिली। ये कैसी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड वैल्यू है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख दी। हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे और उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल करके, मैंने आपको सिखाया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम यहाँ पे वैल्यू को देखेंगे। अब वो वैल्यू जो आएगी ना, ये कैलकुलेटेड वैल्यू से हाफ आएगी। तो कैलकुलेटेड वैल्यू का क्या मतलब है, ये वाली जो वैल्यू निकाली है मैंने कैलकुलेटेड ही निकाली है। कैलकुलेटेड वैल्यू की वैल्यू का क्या मतलब है, डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब है कि के एफ तो कांस्टेंट होगा किसी एक सॉल्वेंट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितने लिए, एन भी लिए हैं, अपॉन WA इन kg। सॉल्यूट मैंने लिया, सॉल्वेंट मैंने लिया, सॉल्यूट मुझे पता है मैंने कौन सा लिया, और सॉल्वेंट मैंने कौन सा लिया ये भी पता है। तो मुझे तो ये सारी बात पता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मान लिया मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिए इसके 1 मोल, तो मैंने यहाँ 1 मोल लिख दिया। इसका मास लिया मैंने 1000 kg, मतलब 1 kg, तो ये आ गया कैलकुलेटेड वैल्यू 1। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल रहे थे तो ये आ गई हाफ। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को यहाँ रखा अपॉन थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड वैल्यू, दोनों एक ही बात है। थ्योरेटिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने यहाँ रखा और उसका रेशियो निकाला तो 1/2 निकला। मतलब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, कब, जबकि केस कैसा होगा, डिसोसिएशन का होगा, आई की वैल्यू लेस देन होगी 1, कब, जबकि एसोसिएशन का केस होगा। अब हम इसी फॉर्मूले को, आई की वैल्यू को
एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। आई की वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? इट इज डिपेंडेंट ओनली एंड ओनली ऑन द एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो हम आई की वैल्यू को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आई विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles of solute dissociate after dissociation, solute after dissociation or association। भाई दोनों केस लेके चलना पड़ेगा। अपॉन नंबर ऑफ moles of solute before dissociation or association। कैसे आया ये? थोड़ी सी बात को समझ लें तो सारी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे समझाती हूँ। मान लिया एक कंपाउंड है, एक एग्जांपल लेकर ही समझा देती हूँ डिसोसिएशन का। KCl है, इसका मैंने एक बार सॉल्यूशन लिया है। ये क्या है? K प्लस प्लस Cl माइनस है। अब इसका मैंने इनिशियली लिया था 1 मोल, ये थे 0.0 मोल। तो डिसोसिएशन के पहले अगर मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगी तो क्या आएगा? तो मैं डेल्टा TF की वैल्यू को ही कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि F विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमने बदला नहीं है, लेकिन हुआ क्या है, बाद में कंपाउंड डिसोसिएट हो गया तो इसके तो 0 मोल बचे और इसका मोल बन गया 1 मोल और इसका मोल बन गया 1 मोल। तो डिसोसिएशन के बाद में जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF की वैल्यू हो गई KF, सॉरी यहाँ पे इंटू आएगा, इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए भाई? यहाँ 1 मोल थे और यहाँ कितने हो गए? 2 मोल्स हो गए। तो ये हो गया W। ये मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज हुआ क्या? सॉल्यूशन तो हमने वही ले रखा है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं हुआ इन kg। अब अगर ये दोनों वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दे इसमें, इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या होगा? देखो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो I विल बी इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? ये वाली, ये हमने निकाली है एक्सपेरिमेंटली, जो कि डबल आई है। तो ये क्या हो गया? KF इंटू 2 अपॉन WA इन kg अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसोसिएशन के पहले थी वो कितनी आनी चाहिए थी? इतनी आनी चाहिए थी। डिसोसिएशन के बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इतनी आई, तो हमने डिसोसिएशन के बाद की वैल्यू रख दी। डिसोसिएशन के पहले की वैल्यू कितनी है? KF इंटू 1 अपॉन WA इन kg। अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, I इक्वल्स टू आ गया 2। अब अगर मैं यहाँ पे 1 मोल और 2 मोल नहीं लिखूं और यहाँ पे क्या लिख दूं? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पे लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो एक ये जनरल फॉर्मूला बच जाता है। तो इसका क्या मतलब है? आई की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, इधर हमको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू पता हो, और हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन पता हो सॉल्यूशन में, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन पता हो। बिफोर डिसोसिएशन हमको पता होंगे ही क्योंकि सॉल्यूशन तो हम ही बनाएंगे। आफ्टर डिसोसिएशन हम क्या कर लेंगे? स्टोइकियोमेट्री से कैलकुलेट कर लेंगे। यदि हमको सॉल्यूट नोन है तो सॉल्यूट नोन होगा तो हम यहाँ से भी आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब सॉल्यूट नोन नहीं होगा, अननोन होगा, तो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से आई का हमने दो तरीके से मेजरमेंट कर लिया। अभी एक तरीका और है आई को मेजर करने का, वो है, देखो सारे आई की जो भी वैल्यू है सारी एक्सपेरिमेंटल चल रही है, तो आई का एक तरीका और है फाइंड आउट करने का,
वो भी हम निकाल लेते हैं। वो केस भी मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि वो फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमको मोलर मास की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है किसी कंपाउंड के लिए, तो आई हम वहां से भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, वापस से वही ले रहे हैं। हम डिसोसिएशन के केस से समझ लेंगे, एसोसिएशन का हम उससे रिलेट कर लेंगे। तो मान लो मैंने KCl का सॉल्यूशन बनाया और मुझे क्या मिला, एक्वस सॉल्यूशन मिला बनाया, तो K प्लस प्लस Cl माइनस आयन मिले। अब मैं क्या करने वाली हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकाल रही हूँ। किसकी निकाल रही हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू। तो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इन ए एंड बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉलिड क्या है हमारे पास में, KCl। अगर मैंने कितने मोल लिए हैं, NB मोल लिए हैं, और सॉल्वेंट का मास कितना लिया है, WA kg लिया है, kg में लिया है। देखो भाई, क्योंकि मोलालिटी निकालूंगी ना, तो kg में लेने से इजी होगा, इसलिए मैंने इसको kg में ले लिया। तो क्या मिलेगा, मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यू मिलेगी। मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू KB मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। इसको और तरीके से मैं लिख के रखती हूँ, किस तरह से, KB इंटू मास ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू WA। अब ये जो मोलर मास है ना, ये वैल्यू क्या है, ये हमको पता है, हमको पता है सॉल्यूट कौन सा है। तो जो सॉल्यूट के मोलर मास की वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे लिख दी, कौन सी वाली, कैलकुलेटेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, या हम इसको बोल देंगे एक्चुअल वैल्यू। अब अब मैंने क्या किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, डेल्टा TB की वैल्यू निकाल ली, कौन सी, एक्सपेरिमेंटल। और इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मुझे क्या मिल गया, KB इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लूंगी, सॉल्यूट का मास तो मैंने सेम लिया भाई, जो यहाँ पे है वही लिया, और मोलर मास जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, और WA इन केजी। अब क्या किया, अब क्या किया, हमको पता है कि I क्या है, I विल बी इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड आर, इसको थ्योरेटिकल भी बोलते हैं। दोनों टर्म से फेमिलियर होना चाहिए, क्योंकि दोनों टर्म यूज की हुई है। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब हम देखो ये डेल्टा TF लिखेंगे ऊपर, क्या है, डेल्टा TB एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन डेल्टा TB क्या आ गया, कैलकुलेटेड वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, I विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को प्लेस करना है, तो ये क्या हो गया, KB इंटू WB अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इंटू WA इन केजी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, KB इंटू इंटू WB
अपॉन, ये कैलकुलेटेड के लिए मैं MC लिख रही हूँ, इंटू WA इन kg। तो ये क्या हो गया, देखो KB से KB कांस्टेंट है, WB दोनों के लिए सेम लिया है मैंने खुद लिया है एक्सपेरिमेंटल और दोनों वैल्यू निकालने के लिए, ये भी मैंने सेम लिया है, तो ये भी कट हो गया। क्या नहीं कट हुआ, केवल मोलर मास कट नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑब्जर्व वैल्यू थी वो अलग आ रही है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अलग आ रही है। तो ये क्या हो गया, I विल बी इक्वल टू, देखो ये MA नीचे चल जाएगा और MC ऊपर चला जाएगा, तो MC अपॉन MA MO। तो इसको हम वर्ड्स में क्या लिखेंगे, मोलर मास, एक्चुअल मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, ये कौन सा मोलर मास है, ऑब्जर्व मोलर मास को ही हमने क्या बोला था, एबनॉर्मल मोलर मास। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो I की वैल्यू को हम तीन तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड रिजल्ट्स हैं, जिसको हमने क्या किया है, अब रेडीमेड यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है हमको एक्चुअल मोलर मास दिया हो और हमको ऐसे डेटा दिए हो जिससे हम क्या कर सके, एक नॉर्मल मोलर मास निकाल सके और हमसे पूछा हो कि I की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम इस तरह से करेंगे। कभी कभी ऐसा दिया होगा कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन होगी, और या फिर हमको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन होगी और एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम कैलकुलेट करके I की वैल्यू निकाल सकते हैं। या कई बार हमको ऐसे डेटा गिवन होंगे जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन कैलकुलेट कर पाए। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एक्सपेरिमेंटली हमने इनको फॉर्म कर लिया है, अब हम रेडीमेड इनका यूज करेंगे। तो बात समझना है, जब हम क्या करें, जब हम न्यूमेरिकल करें, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में ही प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट को समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास में जो सॉल्यूट होते हैं, जो डिसोसिएट हो सकते हैं या एसोसिएट हो सकते हैं, वो दो तरह के होते हैं। तो उन दोनों तरह के सॉल्यूट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अभी मैं पहले डिसोसिएशन के केस से ही सारी बात समझाती हूँ, फिर एसोसिएशन का केस भी लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास में दो तरीके के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होता है, जब सॉल्वेंट में जाता है तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, मतलब क्या होता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। अब जब पार्शियली डिसोसिएट होता है तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है, इनके लिए एग्जांपल लेती हूँ। जैसे वाटर की ही बात करें, H2O भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि अपने आयंस के फॉर्म में देता है, कैसे, H प्लस OH माइनस आयन के फॉर्म में। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। कुछ H2O के पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं, H प्लस में बदलते हैं, OH में बदलते हैं, और वापस से कुछ पार्टिकल H और OH जुड़ करके H2O बना देता है। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब इक्विलिब्रियम होता है, और इक्विलिब्रियम पर आपको अच्छी तरह से पता है कि इसके 10⁻⁻7 मोल्स होते हैं और इसके 10⁻⁻7 मोल्स होते हैं 8298 केल्विन। यहीं से पीएच स्केल बनी है, आप 11th क्लास में पढ़ के आते हो ये चीज। इससे थोड़ा अलग केस ले लेती हूँ, ये तो फिर बात आ जाएगी मैम पीएच वगैरह, तो पीएच की बात में हमको नहीं जाना, हम तो खाली डिसोसिएशन समझ रहे हैं अभी। तो मैं लेती हूँ एग्जाम्पल किसका, एसिटिक एसिड का CH3COOH। अब देखो एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसोसिएट हो जाता है, लेकिन
एसिटिक एसिड को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो ये होता है डिसोसिएट। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल दोनों तरह से फ्रेम करे हुए आते हैं। अब आपको समझना है कि एसोसिएशन का केस है कि डिसोसिएशन का केस है। अगर CH3COH का सॉल्यूशन है वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये है डिसोसिएशन का केस। अगर CH3COH का सॉल्यूशन है किसमें, बेंजीन में, तो ये है एसोसिएशन का केस। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये बात भी समझना है कि ये डिसोसिएशन का केस है या एसोसिएशन का केस है। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है ताकि यहाँ पे ये बात समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में भी ये 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल दिया है, एक में डिसोसिएशन का केस है, एक में एसोसिएशन का। तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3COOH वाटर में किस तरह से काम करेगा, ये वाटर में इसके कुछ मोल्स डिसोसिएट होंगे और देंगे COO- प्लस H प्लस। साइमल्टेनियसली कुछ वापस से जुड़ेंगे और एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो उतना डिसोसिएट होना और जुड़ना, डिसोसिएट होना और जुड़ना, ये दोनों चलती रहेगी। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इनका अमाउंट फिक्स हो जाएगा। अब इनका अमाउंट फिक्स हो जाएगा तो हम एक टर्म अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिससे आप बहुत घबराते हो पर है कुछ नहीं, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं, हम किसी भी साइन से डिनोट कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो अभी मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। इधर वाला 100% डिसोसिएशन का केस हम पढ़ चुके हैं। कौन सा एग्जांपल लिया था, अभी लिया था KCl एक्वस में। क्या दे रहा था, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो जो एरो है वन साइडेड लगेगा, क्योंकि दोनों साइड की प्रोसेस हो ही नहीं रही है। सारा का सारा KCl टूट जा रहा है इसके आयन के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। वाटर क्या है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, तो पूरा का पूरा इसको डिसोसिएट कर देता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो दोनों केस अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 100% डिसोसिएट हो गया। तो ये शुरुआत में 1 मोल डाला मान लो मैंने, तो ये क्या था शुरुआत में, जब डिसोसिएट नहीं था तो 0 मोल था। जब मैंने इसको कुछ समय बाद देखा तो इसका तो मिला मुझे 0 मोल, ये तो है ही नहीं अब सॉल्यूशन में कौन बचा है, केवल K प्लस और Cl-, क्योंकि 100% डिसोसिएट हो गए। तो अब ये 1 मोल बचा है और ये 1 मोल बचा है। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 2 मोल, और बिफोर डिसोसिएशन कितने हो गए, 1 मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का जो डिसोसिएशन के केस में हमको निकालना होता है वो बहुत टफ नहीं होता है 100% डिसोसिएशन के केस में या 100% एसोसिएशन के केस में। प्रॉब्लम क्या आती है, जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन 100% नहीं होता है, मतलब उस कंपाउंड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ होता है अल्फा। अब ये अल्फा क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अल्फा क्या है वो एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट बहुत कठिन तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो कठिन बन जाता है, फिर उसको यूज करना नहीं आता। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो फ्रैक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही चीज है। मैं फ्रैक्शन से रिलेट करके भी समझा सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे टाइम लग जाएगा, मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे ही 1 घंटे का हो चुका है। तो आप समझो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ सॉल्यूट। मतलब मैंने मोल्स कितने भी लिए हों, लेकिन मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है 1 मोल में से। अब फ्रैक्शन भी क्या होता है जरा सा समझा देती हूँ। देखो, बात को समझना हो तो टाइम लगता है, इसलिए लेक्चर की लेंथ बड़ी हो तो ये नहीं बोलना चाहिए कि लेंथ बड़ी है।
छोटा लेक्चर मैं भी बना सकती हूँ आधी बात को समझा के, लेकिन आधी बात से आपका काम नहीं होगा। बात समझो, मेरे पास में एक बड़ी बॉल है, उसमें छोटी छोटी बॉल भरी हुई है, या जेम्स समझ लो, जेम्स की टॉफीज भरी हुई है। अब इसमें देखो 5 जो टॉफी थी ना, वो ये ब्लैक कलर की है, 3 क्या है, ब्लू कलर की है, और 2 रेड कलर की है। अब है कितने इसमें टोटल नंबर ऑफ टॉफी जेम्स? टोटल नंबर ऑफ जेम्स है, टोटल नंबर ऑफ जेम्स है 10। अब मैंने आपसे पूछा कि जो ब्लैक कलर के जेम्स है उसका फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन पूछा मैंने, फ्रैक्शन पूछा मतलब कि अगर ये 10 बॉल्स हैं तो आउट ऑफ विच 5 बॉल तो है, 5 जेम्स हैं जो ब्लैक कलर की हैं, लेकिन मैंने आपसे फ्रैक्शन पूछ लिया। तो जब हम फ्रैक्शन पूछते हैं तो क्या निकालते हैं? आउट ऑफ 1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आउट ऑफ 1 निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो 10 बॉल्स में से आउट ऑफ 10 बॉल्स 10 जेम्स है ना, 5 जेम्स है ब्लैक कलर की, तो आउट ऑफ 1 कितनी जेम्स है ब्लैक कलर की? 1/2। तो कितना फ्रैक्शन है जेम्स का जो इसमें ब्लैक कलर का है? तो वो है हाफ, मतलब हाफ जेम्स कितनी है? ब्लैक कलर की है। अब मैंने आपसे पूछा कितना फ्रैक्शन है जेम्स का जो रेड कलर का है, तो क्या होगा? रेड कलर का जितनी टोटल जेम्स है रेड कलर की वो, और जो टोटल नंबर ऑफ जेम्स है सारे कलर की वो, तो कितना फ्रैक्शन हो गया? 1/5। और मैंने पूछा आपसे कि ब्लू कलर की जेम्स कितनी है, तो वो हो गया 3/10। तो हमें फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट जेम्स मिल गई, तो हमने निकाली किसमें? 1 जेम्स में से निकाली। हमने कितने में निकाली? 1 जेम्स में से निकाली। हमारे पास है 10, लेकिन 10 में से हमने 1 में से फाइंड करा है कि 1 में से अगर हम निकालेंगे तो फ्रैक्शन हमेशा 1 में से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी एक फ्रैक्शन ही है। वो भी क्या है? एक फ्रैक्शन ही है। इसीलिए मैंने दोनों तरह की डेफिनेशन को लिखा है, पहले इसीलिए फ्रैक्शन को समझाया। जरा देखो क्या है दूसरी डेफिनेशन? फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट अंडरगो डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने हैं उसमें से जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकालेंगे हमेशा 1 मोल में से निकालेंगे। जैसे हमने फ्रैक्शन को किस में से निकाला? 1 जेम्स से निकाला। तो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स क्या हो गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। 1 मोल में से अल्फा मोल का डिसोसिएशन, इसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका हमने क्या निकाला था? ये क्या है? आउट ऑफ 1 जेम्स कितना फ्रैक्शन है ब्लैक जेम्स का? वही क्या है? अल्फा है। तो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या लिख सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब जो पहले अल्फा की वैल्यू होगी, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हो सकते हैं? 0 मोल डिसोसिएट हो सकते हैं, 0.2 मोल हो सकते हैं, 0.5 मोल हो सकते हैं, हाफ मोल हो सकते हैं, है ना, 1 मोल हो सकते हैं। 1 में से 2 मोल तो नहीं हो सकते डिसोसिएशन। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा लाई बिटवीन 0 to 1, या मैं ऐसे क्या कह सकती हूँ? 0 इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अल्फा की वैल्यू ये हो सकती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यही समझा दी है। लेट
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन out of which x moles of solute solute gets dissociated dissociated then then अल्फा मतलब क्या? देखो, आउट ऑफ n मोल्स x मोल्स सॉल्यूट डिसोसिएट, देयरफॉर 1 मोल में से कितने होंगे? x अपॉन n मोल्स, और इसी को हम क्या बोलेंगे? अल्फा। अल्फा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल्स। अब बच्चों मैं ये बात समझा देती हूँ कि इस वाले फॉर्मूले से आपको तो भी स्टोइकियोमेट्री में यूज करना नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट थी, मुझे पता है। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस को लेकर ही पढ़ाती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से सीखी चीजों को। जिस तरह से मैंने सीखा उसी तरह से आप सीख सकते हो, ऐसे मुझे लगता है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो बात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की समझ तो आ गई, लेकिन यूज करना तब भी सीखना पड़ेगा। खाली इस फॉर्मूले को डिराइव करने के बाद में आपको यूज करना आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कैसे यूज करना। हम लेते हैं 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के एग्जाम्पल, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। तो पार्शियल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की भी समझ में आ जाएगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पार्शियल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था तो आई की वैल्यू फ्रैक्शनल आई है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल शुरुआत में लेती हूँ, KCl वाला। जब KCl डिसोसिएट हो रहा है तो आपको क्या दे रहा है? K प्लस प्लस Cl माइनस आई। अगर मैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लूं अल्फा है, तो इनिशियली मैंने मान लिया कि इसके x मोल है, इसके x मोल है, और इसके है 0 मोल, इसके हैं 0 मोल। अब यदि इसका x मोल है तो मैं यहाँ पे सपोजिशन करूंगी, लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl is alpha. What does it mean? It means that alpha moles of KCl gets dissociated. इसका यही मतलब है, अल्फा मोल्स ऑफ KCl gets dissociated from 1 mole KCl। अब 1 मोल में से अल्फा मोल जाते हैं तो x मोल्स में से कितने मोल्स डिसोसिएट होंगे? तो देखो, बिकॉज अल्फा मोल्स गेट्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, या मैं इसको ऐसा बोल दूं, 1 आउट ऑफ 1 मोल अल्फा मोल्स ऑफ KCl गेट्स डिसोसिएटेड, देयरफॉर आउट ऑफ x मोल्स कितने मोल्स डिसोसिएट होंगे? x अल्फा मोल्स। यही समझना जरूरी है कि 1 मोल में से अल्फा मोल जाते हैं तो हमारे पास में 2 मोल है तो 2 मोल में से कितने मोल्स आएंगे? 2 अल्फा। यदि हमारे पास में 10 मोल्स है तो 10 मोल्स में से कितने मोल्स डिसोसिएट होंगे? 10 अल्फा। तो इसकी डेफिनेशन को बराबर अप्लाई करना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या किया, x में से x अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। अब यहाँ स्टोइकियोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। देखो, 1 मोल KCl 1 मोल K प्लस देता है, तो यहाँ पे x अल्फा मोल कितने मोल KCl देगा? x।
अल्फा मोल K प्लस के देगा। और सिमिलरली एक मोल से एक मोल Cl माइनस आयन मिल रहा है, तो एक अल्फा मोल से कितने मोल्स मिलेगा? एक अल्फा मोल्स Cl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये न्यूमेरिकल बनेंगे ही नहीं अगर ये स्टेप करना नहीं आएगी। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं भी कभी स्टूडेंट थी, मैंने भी सीखा है। तो इस बात को अगर हमको ढंग से समझेंगे तो यूज करना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करोगे? आई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl after dissociation upon number of moles of KCl before dissociation। आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स हैं ये कैलकुलेट करना है। तो देखो डिसोसिएशन के पहले का केस कौन सा है? बिफोर डिसोसिएशन। और ये वाला जो केस है ये है आफ्टर डिसोसिएशन। तो हम नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन निकाल लेते हैं और बिफोर डिसोसिएशन निकाल लेते हैं। कितने बिफोर डिसोसिएशन? तो x मोल्स है। और आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे? इन सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl आफ्टर डिसोसिएशन, दिस विल बी इक्वल्स टू x माइनस x अल्फा प्लस x अल्फा प्लस x अल्फा। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, you will get x plus x अल्फा। अब आपको I की वैल्यू निकालना है, तो I will be equals to number of moles of KCl after dissociation। आफ्टर डिसोसिएशन आ गए हमारे पास में, आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास में आ गए x प्लस x अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं? x। अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल कम आउट टू बी 1 प्लस अल्फा। अब यदि मैं इसको कंप्लीट डिसोसिएशन का केस है हमारा, अल्फा की वैल्यू कितनी ले लूंगी? अल्फा की वैल्यू ले लूंगी 1, क्योंकि ये 100% डिसोसिएशन का केस है। मतलब जितने मोल्स है उतने के उतने पूरे के पूरे मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं। तो आउट ऑफ 1 मोल पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे। 1 मोल पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये पहले ही समझा चुकी हूँ कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0 इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू 1। 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर 100% डिसोसिएशन का केस है तो 1 होगा, और अगर डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा है एक भी मोल का तो क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर यदि मैं इसको मान लूं कि अल्फा इक्वल्स टू 1 है, तो इस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 1 मीन्स। अब ये जनरल केस तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता जनरल केस? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, ये जो हमारी स्टोइकियोमेट्री है, डिसोसिएशन की स्टोइकियोमेट्री है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए केस बदलेगा तो ये फॉर्मूला भी बदल जाएगा। तो जब भी हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा ही जो सॉल्यूट गिवन है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करके उसकी स्टोइकियोमेट्री के साथ में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेती हूँ। तो दूसरा एग्जांपल लेके और समझाती हूँ। एग्जांपल ले रही हूँ मैं Na2SO4 का। ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वैसे ये भी है कैसा? 100% डिसोसिएशन का केस है, लेकिन अभी हम अल्फा लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो ये क्या होगा? यहाँ पे देगा 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस।
अगर अभी भी मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या मान लूं, पहले इसकी स्टोइकियोमेट्री ले लेती हूँ, इसको मैं आप नंबर्स में ले लेती हूँ, नंबर्स में भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके मैं इनिशियल मोल लेती हूँ 5। मैंने सोचा कि इसका 5 मोल का मैंने सॉल्यूशन बनाया है, तो मैं 5 मोल ले लेती हूँ। मैंने इसका 5 मोल लिया। अब यदि मैंने इसका मान लिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, और अगर ये अल्फा है इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 is alpha moles out of 1 mole। अब 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो 5 में से कितने मोल डिसोसिएट होगा, 5 अल्फा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर जो डिसोसिएशन होगा इसमें हम क्या करेंगे, 5 अल्फा मोल्स को डिसोसिएट करेंगे। अब आप बताओ, इसका 1 मोल इसके 2 मोल Na प्लस आयन देता है, तो 5 अल्फा मोल जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो कितने मोल देंगे, 10 अल्फा मोल। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी 10 अल्फा मिलेगा, वापस इसकी स्टोइकियोमेट्री देखेंगे, इसका 1 मोल देता है, तो इसका 5 अल्फा मोल इसका कितना अल्फा मोल देगा, 5 अल्फा ही देगा। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या आएगा भाई, ये बचे हुए मोल्स हैं जो डिसोसिएट नहीं है, लेकिन है तो सॉल्यूशन नहीं, तो हमको इसको भी लेना पड़ेगा। 5 माइनस 5 अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस 5 अल्फा, तो आपको मिल गया 5 प्लस 10 अल्फा। और बिफोर डिसोसिएशन कितना लिया है मैंने, 5 मोल्स, इनिशियली ये 0 था, तो I विल बी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 तो I विल बी इक्वल टू क्या हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन के बाद में मिला आपको 5 प्लस 10 अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन कितना मिला 5। यहां से 5 कॉमन लेती हूँ तो क्या बना 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 5, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 अल्फा। अब ये अल्फा तो कब आता है ना, हम जब वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो इनकी वैल्यू आती है फ्रैक्शंस में, पॉइंट में, डेसिमल में, परंतु यदि हमने इसका 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिया है तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 1, क्योंकि डिग्री ऑफ ये क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, और जब भी 100% डिसोसिएट होता है मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड, पूरा का पूरा सब्सटेंस डिसोसिएट हो गया उसके आयंस में, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अल्फा की वैल्यू 1 रखूंगी तो क्या आएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। देखो 1 मोल दे रहा है 2 और 1 3 मोल, तो आई की वैल्यू 3 आना चाहिए थी, आ गई। तो हम ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस इस तरह से यूज करेंगे, और क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टोइकियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है डिसोसिएशन की, इसलिए मैं इसका जनरल केस नहीं बनाऊंगी बुक्स। तो अब हम मूव करते हैं एसोसिएशन के केस पे। तो बच्चों अब हम आ गए हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल सिमिलर जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वैसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होता है, ये भी डेफिनेशन वही है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गेट्स एसोसिएटेड पर मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट में से जितने मोल ऑफ सॉल्यूट एसोसिएट होंगे उसी को ही हम बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको भी हम अल्फा से ही डिनोट करते हैं, जनरली बुक्स में इसी से डिनोट किया हुआ है। अब सेकेंड डेफिनेशन फ्रैक्शन वाली बिल्कुल सिमिलर है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट विच एग्जिस्ट इन एसोसिएटेड फॉर्म। अभी हमने इसको डिस्कस किया है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं अब पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ।
तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या हो गया, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कुछ हैं n, आउट ऑफ विच उसमें से x मोल्स क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, x अपॉन n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड एसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। वापस से वही बात है बेटा कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं आता, इसको यूज करना सीखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्री काम करती है। तो मैं एक एसोसिएशन का केस ले लेती हूँ और फिर आपको उससे एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो I की वैल्यू है क्या, I विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट associated upon number of moles of solute taken। यही कैसे, यही है आई का मतलब। एग्जाम्पल ले रही हूँ, एसिटिक एसिड CH3COOH जो कि एसोसिएट हो जाता है इन बेंजीन। ये केस में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बेंजीन में ये एसोसिएट हो जाता है, इसके दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर आपको एक मॉलिक्यूल दे देते हैं एसिटिक एसिड के। स्टोइकियोमेट्री का ध्यान रखना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लूं, सॉरी डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा मान लूं, तो क्या होगा, इनिशियली मान लो मैंने इसके x मोल्स लिए हैं, तो ये इनिशियली 0 है, जब एसोसिएट नहीं हुआ है तो ये 0 मोल है। लेकिन कुछ समय बाद इसमें से कुछ मोल्स निकल गए और वो एसोसिएट हो गए। तो देखो एक मोल में से कितने मोल एसोसिएट होते हैं, अल्फा, तो x में से कितने मोल एसोसिएट होंगे, x माइनस x अल्फा, तो x माइनस x अल्फा मोल एसोसिएट हो गए। अब 2 मोल एसिटिक एसिड का 1 मोल डाइमर के फॉर्म में देता है, तो एक अल्फा मोल एसिटिक एसिड का कितने मोल देगा डाइमर फॉर्म में, 2 से 1 मिल रहा है, तो एक अल्फा से क्या मिलेगा, एक अल्फा बाई 2, क्या मिलेगा, एक अल्फा बाई 2। अब क्या हुआ, आपको निकालना है टोटल मोल्स, आपको निकालना है टोटल मोल्स, कितने मोल्स हो जाएंगे भाई, ये है आफ्टर एसोसिएशन, ये बिफोर एसोसिएशन का केस है, बिफोर एसोसिएशन, और ये वाला केस है आफ्टर एसोसिएशन। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है आफ्टर एसोसिएशन। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होगा, ये एसोसिएशन के बाद में ये बचे हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर ही हैं, तो ये प्लस ये, तो कितने हो गए, x माइनस एक्स अल्फा प्लस एक्स अल्फा बाई 2, तो ये आ गया x माइनस एक्स अल्फा बाई 2। भाई एक एक्स अल्फा में से एक्स अल्फा बाई 2 माइनस हो गया, तो हाफ एक्स अल्फा बचा है जो कि माइनस का है, क्योंकि एक माइनस का था, तो यहाँ पे हमको मिल गया। एसोसिएशन के पहले कितने मोल्स लिए थे मैंने, x मोल्स, तो हमारे पास में अब काम हो गया, I की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस एक्स अल्फा बाई 2 अपॉन x, ऊपर से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन x, x से x कैंसिल। ये केस आया है
उस इक्वेशन के लिए जिसमें डाइमराइजेशन हो रहा है, प्राइमराइजेशन के लिए अलग इक्वेशन बनेगी। तो अब यदि मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन को 100% मान लूं, मतलब पूरा का पूरा जितने मोल लिए हैं वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है डाइमराइज फॉर्म में, तब क्या होगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू हाफ। अब देखो, एक मोल से आधा मोल मिल रहा है, तो आई की वैल्यू वैसे ही हाफ मिल रही थी हमको, अगर हम किसी दूसरी तरीके से निकालते, क्योंकि एक और तरीका था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू से निकालते हम उसका रेशो लेके, तो हाफ तो वैसे ही मिलना थी। तो अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन 100% मान लिया तो कितना आ गया, हाफ आ गया। तो ये स्टोइकियोमेट्री में यूज करना आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमको हर पैटर्न के हर वैरायटी के मिलेंगे, इसके जो वाइंड अप फैक्टर है उसके क्वेश्चन ही सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया दोनों केस। अब मैं जनरल केस नहीं समझा रही जो बुक में है, आप ये समझ लो आपका होमवर्क है, पहली बात। दूसरी बात, वो जनरल केस जैसे ही इक्वेशन बदलेगी तो बदल जाएगा, इसलिए मैं प्रिफर नहीं करती जनरल केस को लेना। तो अब हम मूव करते हैं इस बात के ऊपर कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने फॉर्मूले बनाए थे तो ये सोचा था कि जो सॉल्यूट है वो क्या नहीं हो रहा, डिसोसिएट नहीं हो रहा, एसोसिएट नहीं हो रहा। लेकिन अब हमारे पास में ऐसे केसेस आ गए हैं जिसमें सॉल्यूट क्या हो रहा है, एसोसिएट भी हो रहा है और डिसोसिएट भी हो रहा है। इस केस में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो हाफ आ जाएगी, या सॉरी हाफ मतलब फ्रैक्शनल आ जाएगी, या होल नंबर्स में आएगी। तो हम क्या करें, आई की एक जनरल वैल्यू रख दें और उसको फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दे, तो वो फॉर्मूले अब हर केस में यूज किए जा सकते हैं। अभी जो हमने बनाए थे वो फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ हम उसी केस में यूज कर पा रहे थे जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या था, 100% था, या हो ही नहीं रहे थे, डिसोसिएट या एसोसिएट हो ही नहीं रहे थे, उस केस में था। तो अब हम सारे फॉर्म के लिए मॉडिफाई करने जा रहे हैं हमारे हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले। तो अब हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय इंक्लूडिंग आई। तो क्या है, पहला जो फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना हो जाएगा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू I टाइम्स XB। दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा TB KB, किसमें बन जाएगी ये, I टाइम्स KB इंटू मोलालिटी। अगला है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू I टाइम्स KF मोलालिटी। एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई will be equals to I times CR। अब
ये फॉर्मूले जो रिफाइंड हो गए हैं, ये सारे ही टाइप के सॉल्यूट के लिए यूज किए जा सकते हैं। जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना हो तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। जब डिसोसिएशन एसोसिएशन 100% हो तो हम स्टोइकियोमेट्री देख करके आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। और जब इसका 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन ना हो तो हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से अल्फा की वैल्यू की हेल्प से क्या कर लेंगे, आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं जिसमें अल्फा की वैल्यू को भी पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फाइंड द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ द कंपाउंड। तो वहां तक अगर हमको पहुंचना है तो 4 से 5 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना पड़ेंगे। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगी न्यूमेरिकल का। अभी हमने यहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जो था हमारा एबनॉर्मल मोलर मास और वेंटा फैक्टर। वेंटा फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे हमने इसको क्लियर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बात बता देती हूँ कि लेक्चर यदि लंबा ना हो, ढंग से समझाया ना जाए तो आपको समझ में नहीं आने वाली चीजें सब थ्योरेटिकल जैसी बुक में लिखी है वैसी ही हो जाती। तो मैंने जिस तरह से सीखा आपको मैंने उसी तरह से सिखाया, हालांकि मैंने बहुत साल लगाए सीखने में, आपको एक ही लेक्चर में सिखाया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।